हेमिस्फेयर का साइज है वो छोटा हो चुका है। पोरेंसिफेली जिसमें कैविटी और सिस्ट बन चुका है ब्रेन के हेमिस्फेयर में। नेक्स्ट है माइग्रेशन डिफेक्ट्स, जिसमें न्यूरॉन्स जो हैं वो माइग्रेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द डेवलपिंग स्टेज ऑफ द ब्रेन। माइक्रोसेफेली जिसमें हेड का साइज छोटा हो जाता है कंपेरेबल टू द चाइल्ड ऑफ सेम एज एंड जेंडर। क्लिनिकल फीचर्स के बारे में हम बात करें तो ये डिपेंड करते हैं उनकी डेफिसिट की लोकेशन के ऊपर और एसोसिएटेड डिफेक्ट्स पे। मोटर कंट्रोल, जैसे कि हम जानते हैं वॉलंटरी मोटर कंट्रोल, हमारी मूवमेंट वो किस वजह से इफेक्ट करती है, डिफरेंट कॉजेस होते हैं। स्पास्टिसिटी जैसे इंक्रीज रेसिस्टेंस, हमने देखा गया होगा कि बच्चों के मूवमेंट करते वक्त हमें एक रेसिस्टेंस फील होता है, रुकावट फील होती है जो कई बार चेंज हो रही होती है अगर हम धीरे से मूव करें या फास्ट मूव करें या अलग डायरेक्शन में मूव करें। डिस्काइनेशिया जो इनवॉलेंट्री अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होता है उसे हम डिस्काइनेशिया कहते हैं। हाइपर रिफ्लेक्सिया जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होते हैं वो एग्जैगरेटेड हो जाते हैं। एक्सेसिव कोएक्टिवेशन ऑफ एंटागोनिस्ट मसल्स, जो अपोजिंग ग्रुप ऑफ मसल्स हैं जैसे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स हैं, फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स हैं, वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके वजह से मोटर कंट्रोल इफेक्ट हो सकता है। रिटेन डेवलपमेंटल रिएक्शंस, जैसे कि हम जानते हैं कि डेवलपमेंटल रिएक्शंस होते हैं एटीएनआर, एसटीएनआर, टीएलआर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं जो मेच्योर हो जाते हैं और इंटीग्रेट हो जाते हैं, बट अगर वो रहते हैं तो मोटर कंट्रोल इफेक्ट होता है। सेकेंडरी मस्कुलोस्केलेटल मालफॉर्मेशन, जैसे कि देखा गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिटीज डेवलप हो जाती है एक पोस्चर को होल्ड करने पे। टुगेदर विद पैरेसिस, वीकनेस ऑफ मसल्स हमने देखे गए हैं जो मोटर कंट्रोल को इफेक्ट करेगी। डिफेक्टिव प्रोग्रामिंग जैसे कॉग्निशन और परसेप्चुअल डिफेक्ट्स होते हैं, उसके वजह से हम मोटर कंट्रोल नहीं कर पाते। एसोसिएटेड फीचर्स हैं जो इन्वॉल्व कर सकते हैं आईज को, ईयर को, स्पीच, सेंसरी डिफेक्ट्स, हमारी समझने की क्षमता को, सीजर्स, इंटेलिजेंस और मिससेलेनियस। आइज पे हम आते हैं तो हम देख सकते हैं स्ट्रेबिस्मस, जिसमें आंख एक तरफ होती है अंदर में के बाहर की तरफ। इजोट्रोपिया अंदर की तरफ बोलते हैं, एक्सोट्रोपिया बाहर की तरफ। ज्यादातर इजोट्रोपिया देखा गया है सेरेब्रल पाल्सी के केसेस में। कैटरैक्ट होता है जिसमें आंखों में क्लाउडीनेस फॉर्म हो जाती है। कोलोबोमा में एक कैप बन जाता है आपके प्यूपिल जैसे में। रेट्रोडेंटल फाइब्रोप्लेशिया में माल फॉर्मेशन हो जाता है वैस्कुलरिटी का। ईयर्स में हम देख सकते हैं पार्शियल और कंप्लीट लॉस हियरिंग की वजह से। कनेक्टर्स जैसे डॉन्डिस हो जाता है ब्रेन में भी, उसकी वजह से इफेक्ट हो सकता है। ब्रेन का डैमेज हो सकता है, रुबेला जैसे इन्फेक्शन है उसकी वजह से सुनने की क्षमता जो ब्रेन में हम लोग को परसीव करते हैं वो इफेक्ट हो सकता है, जिसे हम वर्निकेस एफेजिया भी कहते हैं। स्पीच में एफेजिया को बोल रहे हैं जो हमारी समझने की क्षमता है, लिखने की है और पढ़ने की है, वो इफेक्ट हो सकती है डैमेज ब्रेन के वजह से। ब्रेन में जब डैमेज होता है उसके वजह से ब्रोकास एफेजिया और वर्निकेस एफेजिया, दो टाइप के एफेजिया हो सकते हैं। डिसआर्थरिया होता है मसल वीकनेस के वजह से, जैसे टंग की, पैलेट की मसल वीकनेस के वजह से डिसआर्थरिया होता है। ये डिस्काइनेटिक सीपी में ज्यादातर देखा गया है। डिसलैलिया भी कॉमन है डिस्काइनेटिक इंडिविजुअल्स में, इसमें स्ट्रक्चरल डिसफंक्शन के वजह से स्पीच में इफेक्ट होता है। सेंसरी डिफेक्ट जैसे एस्टीरियोनोसिस, आंख बंद करके आप किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज नहीं पता लगा पाते। स्पेशल डिसोरिएंटेशन, हम डेप्थ को परसीव नहीं कर पाते, अपनी बॉडी की ओरिएंटेशन नहीं पता लगा सकते कि किस पोजीशन पे है सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में। सीजर्स हमने देखे गए ज्यादातर स्पास्टिक केसेस में जो जनरलाइज हो सकते हैं, पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर सकते हैं, या फिर फोकल टोनिक सीजर्स हो सकते हैं जो किसी एक पार्ट में आए। इंटेलिजेंस हमने देखा गया है ऑलमोस्ट 1/4 चिल्ड्रन में बॉर्डरलाइन इंटेलिजेंस होता है 80 to 100, और हाफ ऑफ देम सिवियरली मेंटली रिटार्डेड होते हैं। ज्यादातर जिसमें सिवियर मेंटल रिटार्डेशन होता है वो देखा गया है स्पास्टिक, क्वाड्रिप्लेजिक और एथिटॉइड एंड एटोनिक सीपी में। मिससेलेनियस हो सकता है इनएडिक्वेट थर्मोरेगुलेशन जैसे स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग वगैरह, प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल इमोशनल एडजस्टमेंट, डेंटल डिफेक्ट्स, मोर सस्पेक्टेबल इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस होने की चांसेस ज्यादा होती है बच्चों में। हम आते हैं टाइप्स पे। मोलनर के अकॉर्डिंग 4 मेजर टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन विद सीपी बेस्ड ऑन क्लिनिकल साइंस है। पहला हम देख रहे हैं रेयर टाइप्स ऑफ सीपी जैसे अटेक्सिया, रिजिडिटी, अटोनिया। अटेक्सिया में अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है या फिर वाइट बेस के साथ बच्चा चल रहा होता है। रिजिडिटी में होता है एक्सेसिव रेसिस्टेंस हमें फील होता है पैसिव मोशन के थ्रू, बट वो चेंज नहीं होता कितना भी हम उसकी स्पीड चेंज करें मोशन की या फिर एंगल ऑफ डायरेक्शन चेंज करें। एटोनिया होता है जैसे फ्लॉपी या फ्लैबी बच्चे हैं जो नॉर्मल हमें रेजिस्टेंस फील होता है मूवमेंट करने पे, वो भी फील नहीं होता। बच्चों के जॉइंट्स हाइपर मोबाइल होते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। डिसकाइनेटिक फॉर्म्स ऑफ सीपी है जिसमें इंक्लूड करते हैं एथिटोसिस, डिस्टोनिया, कोरिया, वैलिस्मस, ट्रेमर। डिसकाइनेटिक में अनकंट्रोल्ड इनवॉलंटरी मूवमेंट है।
एथिटोसिस होता है स्मॉल राइजिंग मूवमेंट्स, जैसे उंगलियों का रेंगने वाली जैसे मूवमेंट, ये ज्यादातर डिस्टल एक्सट्रीमिटीज को अफेक्ट करता है। डिस्टोनिया का स्लो इनवॉलेंट्री अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होता है और ट्विस्टिंग डिस्टॉर्शंस होते हैं, पीछे के मूवमेंट जैसे कि आप देख सकते हैं मुड़े हुए होते हैं डिस्टोनिक सिटी में। और कोरिया है डांस लाइक मूवमेंट ऑफ फेस और एक्सट्रीमिटीज विच इज अनकोऑर्डिनेटेड। बैलिस्मस में लार्ज फ्लिंगिंग मोशन होता है एक्सट्रीमिटी का, ज्यादातर एक्सट्रीमिटीज इन्वॉल्व होते हैं। ट्रेमर में फाइन शेकिंग मूवमेंट होता है हैंड का या फिर फेस का, या फिर एक्सट्रीमिटीज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। स्पास्टिक टाइप के सीपी में हम 3 टाइप की कैटेगरी करते हैं, हेमीप्लीजिया, डायप्लीजिया और क्वाड्रिपेरेसिस। हेमीप्लीजिया एक साइड का बॉडी, लेफ्ट या फिर राइट, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों इन्वॉल्व हो सकता है। स्पास्टिक डायप्लीजिया में दोनों हाथ दोनों पैर इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन पैर ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं हाथ के कंपैरिजन में। स्पास्टिक क्वाड्रिपेरेसिस में चारों हाथ पैर और बॉडी, पूरा ट्रंक और हेड नेक सब इन्वॉल्व होता है। मिक्स टाइप ऑफ सीपी में आप देख सकते हैं दोनों टाइप के सिम्टम्स आपको प्रेजेंट हो सकते हैं, स्पास्टिक एपिटोसिस, स्पास्टिक एटेक्सिया, स्पास्टिक रिजिडिटी। इनमें से कोई भी कंपोनेंट ज्यादा डोमिनेंट हो सकता है जिसमें वो फीचर ज्यादा डिपिक्ट होंगे। अर्ली साइंस जो हमने देखे गए हैं इन्फेंसी में, जो 0 to 3 मंथ्स के बीच में ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, वो है इधर स्टिफ और फ्लॉपी पोस्चर। जैसे स्टिफ आपने देखा होगा, बैकवर्ड बेंडिंग करके बच्चा लेटा हुआ है और आप उसको सीधा नहीं कर पा रहे जितने भी कोशिश कर रहे हैं। और फ्लॉपी पोस्चर जैसे आप बच्चे को हवा में रखते हैं पकड़ के, तो वो इन्वर्टेड यू शेप में आ रहा है, उस अपने आप को ऊपर उठाने में नहीं पा रहा। एक्सेसिव लिथार्जी और इरिटेबिलिटी हो सकती है, या फिर हाई पिच क्राई हो सकता है। पुअर हेड कंट्रोल हो सकता है जो ज्यादातर 3 मंथ्स तक डेवलप हो चुका होता है। वीक सक या फिर टंग थ्रस्ट, टोनिक बाइट हो सकता है, या फीडिंग डिफिकल्टीज हो सकती है। देन विल कम टू असेसमेंट। डायग्नोसिस करने के लिए हम पहले सस्पेक्ट कर सकते हैं एक चाइल्ड में जिसमें पेरीनेटल इंसल्ट, डिलीवरी के टाइम पे कोई चोट लगी हुई है, जैसे कि हम लोग फॉर्सेप्स डिलीवरी होती है या फिर हेड इंजरी हुआ है। तो इंक्रीज टोन या फ्लक्चुएटिंग टोन अगर प्रेजेंट कर रहा है बच्चा, फीडिंग डिफिकल्टीज आ रही है, मदर रिपोर्ट कर रही है फीडिंग डिफिकल्टीज, डिलेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, जैसे बच्चा टाइम पे हेड कंट्रोल सीखना, बैठना, करवट लेना, खड़ा होना, चलना नहीं कर पा रहा है। अब नॉर्मेलिटीज ऑफ पोस्चर, पोस्चर उसका डिविएटेड है नॉर्मल के कंपैरिजन में, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं जो पर्पसफुल नहीं है। इसके लिए हमें फर्दर डिटेल्ड डेवलपमेंटल और मेडिकल इवैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट है। हमको एक्सक्लूड करना है प्रोग्रेसिव लेशंस को, एनी हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स को, कोई मस्कुलर डिसऑर्डर्स को, ताकि हम उसको एग्जैक्टली सेरेब्रल पाल्सी में कंसिडर कर सकें। इवैल्यूएशन के लिए पहले हम हिस्ट्री पता लगाएंगे, प्रीनेटल हिस्ट्री, पेरीनेटल हिस्ट्री, बर्थ से पहले, बर्थ के टाइम पे और आफ्टर बर्थ, पोस्टनेटल, फिर डेवलपमेंटल हिस्ट्री, बच्चे ने क्या क्या किस टाइम पे करना सीखा। डिटेल्ड न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल एग्जामिनेशन, विजन, स्पीच, हियरिंग, ओरोमोटर इवैल्यूएशन, साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशन, जैसे कि हम लोग आईक्यू पता लगाते हैं साइकोमेट्री इवैल्यूएशन से, सेंसरी इवैल्यूएशन, ऑर्थोपेडिक इवैल्यूएशन जॉइंट्स के बारे में और बोन्स का, असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज और लर्निंग डिसेबिलिटीज, उनकी स्पीच की और समझने की क्षमता, एपिलेप्सी, सीजर के हिस्ट्री, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। Next will come to severity of movement disability. GMFCS है gross motor functional classification scale, जिसके अकॉर्डिंग लेवल 1 2 3 4 5 होते हैं। ये एज ग्रुप के अकॉर्डिंग डिवाइडेड होता है, लेस देन 2 years, 2 to 4 years, 4 to 6, 6 to 12 एंड 12 to 18। अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग 5 लेवल्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अबिलिटी ऑफ द चाइल्ड अचीव। जीएमएफएम स्कोर भी यूज किया जाता है एबिलिटी के लिए। अभी हमारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में बच्चा क्या क्या करना किस किस टाइम पे सीखता है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्केल पे मंथ्स लिखे गए हैं। 0 to 3 मंथ्स के बीच में बच्चा हेड कंट्रोल करना सीख जाता है। 3 to 5 मंथ्स में अपने हाथ पे वजन लेना, करवट लेना सीखता है। 6 महीने के अराउंड बैठना सीखता है सपोर्ट के साथ, और बिना सपोर्ट के हाथ उठा के चीजें पकड़ना। 8 महीने तक चारों हाथ पैर पे वजन लेना, चीजों को पकड़ना। 9 महीने तक पकड़ के खड़े होने की कोशिश, 9 से 10 पे क्रॉल करके अपने चारों पैर पे चलने की कोशिश। 10 से 11 या 12 महीने तक बच्चा खड़े होकर बैलेंस करने की कोशिश करता है। अब आते हैं हम फाइन मोटर डेवलपमेंट में। 4 मंथ्स पे बच्चा रैटल, जैसे हम लोग बच्चों के खिलौने होते हैं, रिंग्स होते हैं, वो पहले सीख सकता है। 5 मंथ्स पे ऑब्जेक्ट की तरफ हाथ बढ़ाता है दोनों हाथों से। 7 मंथ्स पे एक फ्रूट ग्रास्प, जो हम बोलते हैं पामर ग्रास्प, से होल्ड कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट को। 9 मंथ्स में छोटे ऑब्जेक्ट जैसे कि एक दवाई है या कोई पिल है, अपने इंडेक्स और थंब फिंगर के बीच में पकड़ने की कोशिश करता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट 1 मंथ तक
साउंड की तरफ वो अपना हेड को टर्न करने की कोशिश करता है। 3 मंथ्स पे क्विंग साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। 6 मंथ्स पे मोनोसिलेबल जैसे माँ बा वर्ड्स बोलना शुरू करता है। 9 मंथ्स पे बाईसिलेबल जैसे मामा बाबा। 12 मंथ पे 2 वर्ड्स विद मीनिंग। 18 महीने पे 10 शब्द मीनिंग के साथ, और 24 महीने पे सिंपल एक सेंटेंस बता सकते हैं, और 36 मंथ्स पे पूरी स्टोरी सुना सकते हैं आपको। पर्सनल सोशल डेवलपमेंट भी रिक्वायर्ड है। 2 मंथ्स पे एक सोशल स्माइल, जैसे आप देखें तो बच्चा स्माइल करेगा आपकी तरफ। 3 मंथ्स पे अपनी मदर को रिकॉग्नाइज कर सकता है। 6 महीने पे अपने मिरर इमेज को देख के स्माइल कर सकता है। 9 महीने तक आपको बाय बाय वेव कर सकता है। 12 महीने पे एक सिंपल बॉल गेम खेल सकता है। 36 महीने तक एक जेंडर, अपने जेंडर को पहचान लेता है। मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट भी एक रिक्वायर्ड है। रेंज ऑफ मोशन जैसे हम बोलते हैं कि एक जॉइंट पे कितनी मूवमेंट होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, पैल्विक में मूवमेंट होता है, हिप में, नी में, एंकल में, शोल्डर पे, एल्बो पे। इसे इवैल्यूएट करते हैं ताकि रेंज में कोई दिक्कत है या नहीं, पैसिव रेंज, एक्टिव रेंज दोनों हम नोट कर सकते हैं। डिफॉर्मिटीज, अगर कोई एक जगह पे जॉइंट रुका हुआ है, वो कौन सी डिफॉर्मिटी है, मूवमेंट करने पे आपके चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल डिफॉर्मिटी में कैटेगराइज कर सकते हैं। वॉलंटरी मोटर कंट्रोल, मूवमेंट कंट्रोल है, बच्चे खुद से कितनी मूवमेंट कर पा रहे हैं जो पर्पसफुल है। नेक्स्ट विल कम टू डिफॉर्मिटीज, जैसे हमारे बात की डिफॉर्मिटीज के बारे में। एक सस्टेन पोस्चर को हेल्प करने के, जैसे आप देख सकते हैं हाथ एक पोजीशन पे रखने में, ये जो ट्विस्टिंग डिस्टॉर्शन है, ये डिस्टोनिक सी एक एग्जांपल है। स्पाइन में या तो आपको देखा गया होगा स्कोलियोसिस जो साइडवेज कर्वेचर होता है, या फिर लॉर्डोसिस लंबर कर्वेचर जो आपका बढ़ जाए, या काइफोसिस जिसमें थोरैसिक कर्वेचर आपका ज्यादा बढ़ जाए। और ये कॉम्बिनेशन में भी देखे गए हैं। लोअर लिम्ब में जैसे कि हिप में एंटीवर्जन, नी पे जेनुवेरम जेनुवैल्गम। पैर में आपको कई टाइप के डिफॉर्मिटीज देखने को मिल रही है यहाँ पे। टेलिपैथिक फाइनस, पैरों जैसे उंगलियों पंजों के बल या फिर एडी के बल, बीच का जो आपकी आर्च है वो बढ़ गई है, पैर अंदर की तरफ मुड़ा है, बाहर की तरफ मुड़ा है। इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं जिसकी वजह से इनके नाम रखे गए हैं। रिहैबिलिटेशन और मैनेजमेंट पे हम आते हैं। हॉलिस्टिक और टीम ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करता है, जिसमें आपके पेडियाट्रिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, आपके स्पेशल एजुकेशन, सोशल वर्कर, सब इन्वॉल्व होते हैं। इन्वॉल्व करते हैं पूरी फैमिली को। पूरे फैमिली के हार्डवर्क से ही हम रिहैबिलिटेशन को अचीव कर सकते हैं। और एफिशिएंट एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको हम भूल नहीं सकते, जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन हो, बैरियर फ्री हो, हर चीज में हम बच्चे को इन्वॉल्व करेंगे। मैनेजमेंट हम कंटिन्यू कर सकते हैं। फील्ड्स हैं तो हम रिहैबिलिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, एजुकेशन, ऑर्थोटिक सपोर्ट जो हम बोलते हैं, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक सपोर्ट, सोशल एंड रिहैबिलिटेशन एंड वोकेशनल। अभी हमको जो मैनेजमेंट है उसका फोकस रखना है सिवियरिटी, बच्चा कितनी सिवियर उसकी डिफिसिट्स हैं, और जो टाइप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट्स, उसके साथ साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या है, स्पीच इन्वॉल्व है, हियरिंग इन्वॉल्व है, उन सबका ध्यान रखते हुए हमें मैनेजमेंट को प्लान करना होगा। तो हमें सबसे पहले स्ट्रेस करना होगा अर्ली स्टिमुलेशन पे। जैसे अर्ली साइंस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम अर्ली स्टिमुलेशन शुरू कर सकते हैं। अगर हमें लगता है डेवलपमेंटल डिले के साइंस शो हो रहे हैं असेसमेंट में, तो हम बच्चे को अपॉर्चुनिटी देंगे मूवमेंट्स को गैदर करने के लिए, मोटर स्किल्स को एक्विजिशन के लिए, पोस्चर इंप्रूव करने के लिए। टोन अगर बढ़ गई है तो हम उसको कम करने के लिए ध्यान देंगे, और इंक्रीज करने के लिए करेंगे अगर कम हो चुकी है, जैसे एडोनिया केसेस में। प्रिवेंटिंग कॉन्ट्रैक्चर्स की, ताकि कॉन्ट्रैक्चर डेवलप ना हो तो हमें रेंज मेंटेन करेंगे। साथ ही साथ सिम्टोमेटिक मूव ट्रीटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। सीजर्स के लिए ट्रैंक्विलाइजर्स हम दे सकते हैं, बिहेवियर डिस्टर्बेंसेस के लिए मसल रिलैक्सेंट्स दे सकते हैं, मसल फंक्शन के लिए बोटुलिन इंजेक्शन भी स्पास्टिसिटी के केसेस में दिया जाता है। ऑर्थोसिस दे सकते हैं हम कॉन्ट्रैक्चर्स को बचाने के लिए। सर्जिकल प्रोसीजर्स अगर कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो गए हैं उनको करेक्ट करने के लिए, और एनी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट भी विजन एंड हियरिंग से डील करने के लिए। थेरेपेटिक मैनेजमेंट पे हम आते हैं। डिटेल असेसमेंट के बाद हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल सेट करने होंगे, जो फंक्शनल होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे एंड बिहेवियरल टर्म्स में होंगे। इमर्जेंस ऑफ टास्क ओरिएंटेड अप्रोच देखा गया है, जिसमें हम टास्क स्पेसिफिक ट्रेनिंग पे फोकस कर सकते हैं। ज़्यादा की डेफिसिट्स को कम करने के बजाय हम उसके परफॉर्मेंस डोमेन्स पे एम्फोसाइज करते हैं, जिसमें फिटनेस, फंक्शन, पार्टिसिपेशन और क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस किया जाता है। इक्विपमेंट जो हम यूज कर सकते हैं थेरेपी में, आप देख सकते हैं फर्म और मीडियम थिकनेस का यूज कर सकते हैं। एडिक्वेट कुशनिंग प्रोवाइड करेगा जो फ्लोर से, जिससे बेटर प्रोप्रियोसेप्टिव और टेक्टाइल फीडबैक, टच और उसको प्रोप्रियोसेप्शन जॉइंट्स की मूवमेंट का फीडबैक मिलेगा। वेजेस और बंचेस को यूज किया जा सकता है एज अ प्रॉपर सिटिंग। बच्चा पेट के बल लेट सकता है, बैठ भी सकता है, सिट टू स्टैंड की एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, क्लाइंबिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, स्टेप्स को डिफरेंट साइज के हाइट की।
टिल्ट बोर्ड्स और इक्विलिब्रियम बोर्ड्स और ट्रैम्पोलिन भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंट डेवलपमेंटल पोजीशंस में हम इन पे एक्सरसाइजेस प्रोवाइड कर सकते हैं बैलेंस और मोटर कंट्रोल के इम्प्रूवमेंट के लिए। बॉल्स और बॉस्टर्स का भी आपने ऑप्शन यूज देखा रहा होगा। ये एक मूवेबल सर्फेस प्रोवाइड करता है जिसमें ऑटोमेटिक रिएक्शंस प्रोड्यूस होती हैं। इसमें हेड और टंग कंट्रोल के लिए हम मूवमेंट करा सकते हैं। डेवलपमेंटल पोजीशंस में हम लोग लाइंग में, प्रोन में, सिटिंग में, जिसमें मेजर मसल्स एक्टिवेट होती हैं। अडेप्टिव इक्विपमेंट्स हम यूज कर सकते हैं एज एन एडजर, एक सहारा एक थेरेपी के लिए, जिसमें हमारे जो थेरेपेटिक गोल्स हैं उस पर फोकस किया जाता है और हम उसको फ्रिक्वेंटली एसेस करना चाहिए ताकि हम सपोर्ट सिस्टम्स को धीरे धीरे रिड्यूस करें और एक्टिव कंट्रोल पे फोकस ज्यादा करें। कॉर्नर चेयर यूज की जा सकती है, नॉर्मल सीटी चेयर जैसे स्ट्रैप्स के साथ आप देख सकते हैं, व्हील चेयर विद हिप ब्लॉक्स एंड लैटरल ट्रंक सपोर्ट्स और फुट रेस्ट स्ट्रैप्स, एज स्ट्रैप्स, शोल्डर स्ट्रैप्स, आपके डिफरेंट डिफरेंट पैड्स हम यूज कर सकते हैं चेयर पे सपोर्ट के लिए। असिस्टेड डिवाइसेस जो एम्बुलेंस के लिए यूज किए जा सकते हैं वो रोलेटर वॉकर है, जिसमें अपराइट वर्टिकल हैंडल होगा, जिसमें फोरआर्म की पोजीशन न्यूट्रल में रहेगी। क्रचेस भी यूज करते हैं आउटडोर मूवमेंट के लिए, और केन्स ज्यादातर हम थेरेपी के लिए यूज करते हैं बैलेंस ट्रेनिंग के वक्त। इक्विपमेंट फॉर मोबिलिटी हम ज्यादातर फोकस करना चाहते हैं। मोबिलिटी एक लेवल ऑफ सेल्फ कंट्रोल बढ़ाता है एनवायरमेंट के प्रति भी, चाइल्ड की सेल्फ इमेज को इम्प्रूव कराता है, पॉजिटिव बिहेवियर चेंजेस आते हैं। हमें मोबिलिटी अर्ली स्टेज पे यूज करनी चाहिए। व्हील चेयर मैनुअल या फिर इलेक्ट्रिक यूज कर सकते हैं। ट्राई साइकिल्स है, स्कूटर्स भी होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, आजकल बहुत न्यू वेरिएशंस चले हैं और हम स्पेसिफिक टू द चाइल्ड हमें मोबिलिटी के लिए इक्विपमेंट यूज करना चाहिए। मोबिलिटी एड्स जैसे आप देख सकते हैं, एक नॉर्मल रोटेटर वॉकर है, एक मैनुअल व्हील चेयर है, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर जो जॉयस्टिक से चल सकती है, व्हील चेयर विद ट्रंक सपोर्ट है, इंक्लाइन व्हील चेयर है विद हैंडल है। ऑर्थोसिस जो हम बोलते हैं सपोर्ट करने के लिए प्रिवेंट डिफॉर्मिटीज को, एएफओ जो एंकल फुट ऑर्थोसिस है जो एंकल को सपोर्ट दे देगा और न्यूट्रल पोजीशन में रखने के लिए। नी एंकल फुट ऑर्थोसिस है जो हम, जिसमें नी पे कंट्रोल नहीं होता तो हम नी से भी अबव उसको पहनते हैं। हील कप इंसर्ट फॉर फुट डिफॉर्मिटीज लाइक टेस्ट वैल्गस, और मिडिल आर्च सपोर्ट जो हम शू में इंसोल की तरह लगा सकते हैं। थेरेपी हम बेस करना चाहते हैं डेवलपमेंटल लेवल के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमने असेसमेंट किया, हम पता लगाएंगे बच्चे कौन से डेवलपमेंटल लेवल में है। जो बच्चे 0 to 3 मंथ्स के डेवलपमेंटल लेवल पे है, जो अपना हेड और नेक कंट्रोल नहीं कर सकता, उसमें हम फोकस करेंगे हेड को राइटिंग, हेड राइटिंग मोबिलिटी पोजीशन में पंख को सपोर्ट करते हुए बोन पोजीशन में हेड कंट्रोल उसका दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं खिलौने को ऊपर की तरफ बच्चा मुड़ने की कोशिश करेगा, उठने की कोशिश करेगा। वेजेस का भी यूज किया जा सकता है, बॉल्स का भी यूज किया जाता है। हम अलग अलग स्टिमुलस यूज कर सकते हैं, जैसे लाइट है, डिफरेंट कलर्स हैं, साउंड का यूज कर सकते हैं। और स्टिमुलस हम अपने हैंड से भी दे सकते हैं स्टर्नल एरिया में आगे की तरफ फ्लेक्शन के लिए, और एक्सटेंशन ऑफ नेक के लिए हम स्पाइन पे भी स्टिमुलस दे सकते हैं। 4 to 6 मंथ्स के डेवलपमेंटल लेवल में बच्चे के हेड और ट्रंक की स्टेबिलिटी और बढ़ती है। इसमें बच्चा अपना बैठने की कोशिश करता है, साइड से सुपाइन लाइन में आके, प्रोन ऑन हैंड्स में आके, नीज पे बैठने की कोशिश करता है और ऑब्जेक्ट्स को रीच करने की कोशिश करता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, हम रोलिंग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बॉडी राइटिंग रिफ्लेक्सेस होते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं इनिशिएट कराने के लिए। रोलिंग का डायरेक्शन, जैसे मदर बेबी के सामने रहेगी तो बेबी उनको रीच करने की कोशिश करेगा। ऐसे ही हम क्वाड्रूपॉड जैसे हम बोल्स्टर का यूज करके बच्चे के शोल्डर से हम पेट को नीचे की तरफ प्रोसेस करके वेट बेरिंग शुरू करा सकते हैं, जिसमें बच्चे की मूवमेंट डेवलप होगी। जैसे कि आप देख सकते हो, ऑब्जेक्ट्स हम दिखा के उसका नेक एक्सटेंशन को बढ़ा सकते हैं और रीचिंग पोजीशन भी बढ़ा सकते हैं। 6 to 9 मंथ्स का जो डेवलपमेंटल लेवल है, जो बच्चा धीरे धीरे बैक पे बैलेंस करने लगे, डिफरेंट चीजों को पकड़ सके, क्रॉल करने लगे, सिटिंग में ट्रेनिंग कर सकते हैं, साइड लाइन में सपोर्ट के साथ आ सकता है, बॉल्स और बॉल्स्टर का यूज कर सकते हैं। सिटिंग में हम अलग अलग ट्रेनिंग करा सकते हैं, छोटी बेंच के ऊपर बच्चे को रखा के, बैठा के बॉल के ऊपर भी, और ट्रेनिंग हम आगे फॉरवर्ड को डिफरेंट डायरेक्शन पे बढ़ा सकते हैं। डायनेमिक सिटिंग की हम ट्रेनिंग करें, स्टैटिक बच्चा सिटिंग मेंटेन करने की कोशिश करे, एक्टिव जिसमें बच्चा खुद अपनी मूवमेंट करने की कोशिश, हाथ से डिफरेंट डायरेक्शन में मुड़ने की कोशिश करे। रिएक्टिव होता है जिसमें हम फोर्स लगा रहे हैं बच्चों को, जैसे सामने से पीछे की तरफ धक्का देके बच्चा आगे आने की कोशिश करे, आगे से पीछे की तरफ, साइडवेज, लेफ्ट या राइट के डायरेक्शन में। सिटिंग की ट्रेनिंग हम धीरे धीरे एक एक सपोर्ट को हटा के सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हमें कराना पड़ेगा, विजुअल क्लूज देते हुए। 9 to 12 मंथ्स के डेवलपमेंटल लेवल में बच्चा खड़े होने की कोशिश करता है, नीलिंग, हाफ नीलिंग, नीलिंग पोजीशन में आके हाथ और पैरों पे वजन देख के
सपोर्ट के सहारे से फिर धीरे धीरे खड़े होकर बैलेंस ट्रेनिंग करने की कोशिश करेगा एक्टिवली अलग अलग डायरेक्शंस में। बैलेंस ट्रेनिंग के लिए हम ट्रैम्पोलिन और बैलेंस बोर्ड्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, हाफ नीलिंग की हम ट्रेनिंग करा सकते हैं, नीलिंग करते वक्त ट्रंक को सपोर्ट दे सकते हैं। एक्टिविटीज करने के लिए हम एक टेबल का यूज कर सकते हैं अप्रोप्रिएट हाइट की, जिसमें बच्चा नीलिंग के साथ सपोर्ट कर सकते हैं। एक ट्रांजिशन फेज भी दे सकते हैं जिसमें नीलिंग, हाफ नीलिंग, सिटिंग, सिट टू स्टैंड मूवमेंट है, रीचिंग है, जैसे कि ऑब्जेक्ट उठाने के लिए नीचे से बच्चा कोशिश करे खुद। स्टैंडिंग की ट्रेनिंग हम करा सकते हैं, सिट टू स्टैंड का प्रैक्टिस करा सकते हैं, जिसमें हमें एडिक्वेट ज़्यादा सपोर्ट रिक्वायर्ड है तो हम ट्रंक को सपोर्ट करते हुए बच्चे को सिट टू स्टैंड की ट्रेनिंग करा सकते हैं। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा अपने आप करने लग जाता है तो हाथ से सिर्फ सपोर्ट देके ट्रंक का सपोर्ट हम हटा सकते हैं। बैलेंस एक्सरसाइजेस शुरू करा सकते हैं, बैलेंस बोर्ड पे, रॉकर बोर्ड पे, ट्रेम्पोलिन पे, बट सेफ्टी का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है ताकि बच्चे को चोट ना लगे और एडिक्वेट मूवमेंट हो। 12 to 24 मंथ्स का बच्चा अपने आप चल सकता है, स्टेप्स पे चल सकता है, स्टेयर क्लाइंबिंग है, रैम्प्स के ऊपर भी चल सकता है। तो हम मेन फोकस रखेंगे गेट ट्रेनिंग पे, जो बच्चे की चलने की क्षमता है उसको अच्छे से बढ़ाने के लिए। तो सपोर्ट के साथ अगर वो चलना चाहता है तो हैंडल का सपोर्ट है, रोलेटर का भी सपोर्ट यूज कर सकते हैं। डिपार्टमेंट में आपके थेरेपी के लिए पैरेलल बार्स का यूज हो सकता है। ऑर्थोटिक सपोर्ट जैसे कि हमने ऊपर दिखाया था, AFO, HKFO यूज कर सकते हैं। और केयर गिवर का सपोर्ट और सेफ्टी के लिए सुपरविजन रिक्वायरमेंट होता है। वॉकिंग पैटर्न को इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग नीचे स्टेप्स वगैरह बना सकते हैं। डिसेंडिंग और इंक्लिनेशन के ऊपर असेंडिंग भी हम सिखाने की कोशिश कर सकते हैं। फीडिंग और सेल्फ केयर पे आते हैं जो काफी रिक्वायर्ड है, लेकिन इसमें ध्यान देना होगा कि कॉग्निटिव स्टेटस, बच्चे की समझने की क्षमता, डिस्फेजिया जो स्वेलिंग की क्षमता है, वो ज्यादा डिस्कनेक्टिंग सीटी में कई बार देखी गई है। इसकी इम्प्रूवमेंट कब होगी? जब हम स्पीच और मोटर कंट्रोल को डेवलप करेंगे, पोस्चरल कंट्रोल करेंगे, हेड एंड ट्रांसफर, रिथमिक और इम्प्रूव पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ थोरैक्स, जो हमारा छाती की जो मूवमेंट होती है सांसों के साथ, वो रिक्वायर्ड होती है स्वेलिंग के लिए। न्यूट्रिशनिस्ट से भी हम कंसल्टेशन ले सकते हैं कि टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ फूड के लिए ज्यादातर इंक्रीज थिक फूड, हाई कैलोरी का हम यूज कर सकते हैं बच्चों को देने के लिए। और एडिशनल स्नैक छोटे छोटे टाइम पे हम दे सकते हैं कैलोरीज पूरा करने के लिए। फीडिंग हमें इरेक्ट पोजीशन पे देनी होगी, बच्चे की हेड एंड ट्रंक इरेक्ट हो। हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन को भी हम एनहांस कर सकते हैं, ये हम लोग थेरेपी में भी इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बच्चा जब सिटिंग ट्रेनिंग कर रहा है तब हम हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन की फोकस कर सकते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं, बच्चा अगर एक्सटेंसिव पोस्चरिंग के लिए कर रहा है तो हम बच्चे की हिप और नी को फ्लेक्स करने की कोशिश करेंगे पैर के नीचे एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए। आप अपने लैब को भी यूज कर सकते हैं, वेज का भी यूज कर सकते हैं फीडिंग के लिए। जब हम फीडिंग करा रहे हैं तो स्पून से हम डाउनवर्ड प्रेशर दे सकते हैं, फर्म प्रेशर होना चाहिए। जॉ को कंट्रोल करने के लिए हम डाउनवर्ड प्रेशर दे सकते हैं, जिससे हम टंग थ्रस्ट को अवॉइड कर सकते हैं। फीडिंग ट्रेनिंग हम जैसे देख सकते हैं, सिटिंग पोजीशन अगर दे रहे हैं तो बच्चे का शोल्डर पे हम डाउनवर्ड प्रेशर दे रहे हैं। बच्चे के रीच पे होना चाहिए आपका प्लेट एंड ग्लास। बच्चे के एल्बो जो है वो सपोर्टेड होगी तो वो सपोर्ट देता है इजी हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए। लेग्स उसके एक्सटेंशन में ले जाए, इसके लिए हम लेग स्ट्रैप्स यूज कर सकते हैं। और टेबल पे हम बैठते वक्त ट्रंक कंट्रोल नहीं है तो हम उसको ट्रंक को सपोर्ट देते हुए उनकी फीडिंग अपने आप सेल्फ इंडिपेंडेंटली करा सकते हैं। अब हम टेबल की हाइट भी बढ़ा सकते हैं, जिससे बच्चे के लिए ईज आउट हो मूवमेंट करना। अगर बच्चे एक कप से हैंडल नहीं कर पा रहा है, बैलेंस नहीं कर पा रहा है, तो 2 हैंडल्स जो यूज कर सकते हैं कप के लिए, और मॉडिफाइड कप्स यूज कर सकते हैं। सेल्फ केयर थेरेपी का एक पार्ट हो सकता है जिसमें हम फाइन मोटर स्किल्स सिखा सकते हैं, जैसे कि अपने कपड़े पहनना, ब्रश करना, निकालना, जो एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग की तरह रिपीटेड मोशन में हो। जैसे हम क्लोथ्स के लिए आपको एक सजेशन दे सकते हैं कि फ्रंट ओपनिंग के क्लोथ्स रखें, या फिर जिसमें जिप्स और वेल्क्रो स्ट्रैप्स यूज किए हो, ना कि बटन्स। इलास्टिक हो सकता है टॉप में, जो लोअर गारमेंट्स है हमारे, पैंट्स हैं, निकर्स हैं, शॉर्ट्स हैं, उनमें हम इलास्टिक यूज कर सकते हैं। अनड्रेसिंग हमें पहले सिखाना चाहिए, जल्दी सिखाना बेटर है ताकि ट्रेनिंग उनकी जल्दी शुरू हो। एक क्वेश्चन हम एक्वायर कर सकते हैं जिसमें बच्चा कंफर्टेबल हो और चाइल्ड को हर स्टेप में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। जब हम उसको कपड़े निकालना सिखा रहे हैं तो सब हमें ध्यान रखना है कि वह बच्चा अंडरवेयर उस टाइम पे पहने और लोगों के सामने ना करे, ताकि एक सेंस ऑफ प्राइवेसी डेवलप हो बच्चे में। स्पीच और लैंग्वेज के लिए स्पीच और लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से हम कंसल्ट कर सकते हैं। एक्विजिशन ऑफ पोस्चरल कंट्रोल, मूवमेंट
जो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो, जैसे कि हमने अभी बात की थी हेड एंड टंग का कंट्रोल होना चाहिए ऑप्टिमल रेस्पिरेशन के लिए, ऑप्टिमल रेस्पिरेशन रिक्वायर्ड स्पीच के लिए, कोऑर्डिनेशन ऑफ ब्रीदिंग विद ओरल मोटर स्किल्स, रीडिंग और स्पीच दोनों के लिए नेसेसरी है। अगर मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बोर्ड हम यूज कर सकते हैं जहाँ पे ओरल स्पीच एक पॉसिबिलिटी नहीं है। कंसल्टेशन टू द स्कूल, हम कम्युनिकेशन जो थेरेपिस्ट और टीचर के बीच में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट हो सकता है एजुकेशन ऑफ चाइल्ड के लिए। क्लासरूम में ज्वाइंट प्लानिंग से एक एफिशिएंट एजुकेशनल प्रोग्राम बन सकता है, और टीचर एक इम्पॉर्टेंट अलाई है हमारे थेरेपेटिक एरेना में। टीचर्स अपनी हेल्प ले सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट से, जिसमें एम्फोसाइज कर सकते हैं डायरेक्ट अलाइनमेंट, चाइल्ड जैसे बैठा है क्लासरूम में उसकी हाइट, ऑप्टिमल हाइट ऑफ डेस्क जो रिक्वायर्ड है बेटर पोस्चर कंट्रोल के लिए, राइटिंग के लिए, टाइपिंग के लिए, लर्निंग पोजीशन को यूज किया जा सकता है। पीरियोडिक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए मूवमेंट के लिए, जिससे रिलीफ फ्रॉम सिटिंग मिले, जैसे कि बीच में बच्चे को खड़े होने का मौका मिले, कंटिन्यूस एक पोजीशन मेंटेन में सस्टेन पोस्चर की वजह से डिफिकल्टीज आती है। असिस्टेंस और सुपरविजन रिक्वायर है, जिसमें हम क्वालिटी ऑफ मूवमेंट को चेक कर सकते हैं और सेफ्टी का ध्यान दे सकते हैं। टीचर्स को इन्फॉर्म किया जा सकता है ज्वाइंट मूवमेंट गोल्स के बारे में, कि ज्वाइंट के इंडिपेंडेंट क्या पोजीशन में है, पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट कौन से बेनिफिशियल है और कौन से उसके लिए डिलीटेरियस है, डेंजरस है। रिव्यू ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ स्प्रिंट्स, जो स्प्रिंट्स बच्चे यूज कर रहे हैं कैसे पहनते हैं कैसे नहीं है, उनको टाइम टाइम पे चेक करना बेसिस है। और असिस्टिव और एडेप्टिव डिवाइसेस जो मोबिलिटी के लिए हम यूज कर रहे हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं चाइल्ड के बारे में, जिसमें अटेंशन स्पैन है, परसेप्शन कॉग्निटिव डेफिसिट है, स्पीच एंड लैंग्वेज कैपेबिलिटीज है, और उसके रिगार्डिंग वो स्पेसिफिक सजेशंस कर सकते हैं थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉग्निटिव और सोशल इमोशनल ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हमें साइकोलॉजिस्ट और टीचर्स का कंट्रीब्यूशन चाहिए। ये सब फैसिलिटेट करिएगा लर्निंग फॉर द चाइल्ड। अवेयरनेस के लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं एवरी ईयर ऑन 6 अक्टूबर, वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे जो भी आने वाला है, और नेशनल सेरेब्रल पाल्सी डे 3 अक्टूबर जो कल था, इंडियन अकेडमी ऑफ सेरेब्रल पाल्सी के बाद। अभी हम आते हैं 6 एफर्ट्स को चाइल्डहुड डिसेबिलिटी पे, जो फर्स्ट है फंक्शन, फैमिली, फिटनेस, फ्रेंड्स, फन और फ्यूचर। कंक्लूड करते हैं, एवरी चाइल्ड विद सेरेब्रल पाल्सी यूनिक है, प्रेजेंट करता है डिफरेंट क्लिनिकल फीचर्स के साथ, इंडिविजुअलाइज मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है, हर बच्चे की नीड अलग है, उसके लिए इंडिविजुअल मैनेजमेंट है, और रिहेबिलिटेशन सभी का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए। फैमिली है, प्रोफेशनल्स है, एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें थेरेपी, सेल्फ केयर, न्यूट्रिशन और इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल पार्ट करता है। वी होप फॉर इंक्लूसिव सोसाइटी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। विषय की बृहत्ता और विषय की मांग के अनुरूप आपने अपने मनोभाव रखे। मैं प्रतिभागियों से चाहूंगा कि आज के विषय से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूजा मैम के समक्ष रखें। हमारे किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न आज के विषय से संबंधित, स्वागत है, आप रखें उसे। मैम अगर आप चैट बॉक्स देख पा रही हैं तो वहां प्रश्न आ रहे हैं हमारे प्रतिभागियों के। हाँ जी सर। जी, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है ड्रूलिंग के बारे में, कि बच्चों में ड्रूलिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए। इसके लिए आपको स्पीच थेरेपी काफी रिक्वायरमेंट होती है। स्पीच थेरेपी में आपको स्वेलिंग और डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जिससे आपका ओरल मोटर कंट्रोल को इम्प्रूव होता है। तो आपको एक बेटर है स्पीच थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, जिससे आपको स्वेलिंग की अच्छी थेरेपी मिलेगी, ड्रूलिंग के लिए। सॉरी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज आपकी स्पष्ट है। नीरज जी शायद आपके यहाँ नेटवर्क का कोई इश्यू होगा। मयंक जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। मयंक चौधरी जी। किसी और प्रतिभागी का कोई प्रश्न? आपके समक्ष जब आज की हमारी मुख्य वक्ता पूजा गोले मैम अपने भाव रख रही थी, उस दौरान बहुत से ऐसे
उन्होंने बिंदुओं को छुआ है जिन पर आप चाहें तो प्रश्न कर सकते हैं, या आप और जिज्ञासु होकर देख सकते हैं। मैम 2 प्रश्न और आए हैं, आप हाँ चाहें जी, तो। मैं वही देख रही हूँ। पहला प्रश्न था, 2 साल का बच्चा है जिसे चलने में दिक्कत आ रही है। आपका यही प्रश्न था ना? आप एक बार पेडियाट्रिशियन के पास जाइए और उनसे चेक कराइए कि आपके चलने में दिक्कत किस वजह से है। जोड़ों की दिक्कत बहुत अलग अलग टाइप से हो सकती है, जिसमें ऑर्थोपेडिक्स जो आप बोलते हैं ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट है या डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है। सीपी हम लोग ऐसे सेरेब्रल पाल्सी हम आफ्टर डायग्नोसिस ही बोल सकते हैं, जिसमें बाकी कंडीशंस को एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो बेटर है हम अलग से उसका पूरा असेसमेंट करें। जैसे हमने देखा था स्लाइड में, अलग अलग प्रोफेशनल्स आपके साथ असेसमेंट में टेक पार्ट लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन और था, क्या आप एक बार बता सकते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या था? कंटिन्यूस कैलिपर का, कंटिन्यूस कैलिपर पहनने के वजह से स्किन में इचिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? ये आपका इस वजह से होता है कि कैलिपर में हाँ जी सर। हाँ जी सर। हम आप कंटिन्यू करें, वो आवाज बाय डिफॉल्ट खुल गई। सर मैं कंटिन्यू करूँ? जी जी जी, प्लीज हाँ आप जी। कंटिन्यू करें मैम। जो कैलिपर के बारे में पूछ रहे हैं, हाँ जी, कैलिपर के बारे में जो पूछ रहे हैं जिससे इचिंग की प्रॉब्लम आ रही है। कैलिपर में क्या होता है, पॉइंटेड एजेस होते हैं जिस जो बच्चे के जहाँ बोनी पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं नी पे पटेला होता है, जो आगे हम बोलते हैं कटोरी सी होती है। ऐसे ही साइड में बोनी एजेस होते हैं जैसे प्रोमिनेंट होते हैं, वहां पे आपके बार बार रिपीटेड टच होता है, उसकी वजह से इचिंग हो सकती है, जो एलर्जी भी हो सकती है। तो आप उसको क्लीनिंग का ध्यान दीजिए। डेली पैर को भी क्लीन कीजिए, कैलिपर्स को भी क्लीन कीजिए, और जो हमने आपका कैलिपर बनाया है उसको आप मॉडिफाई करवा सकते हैं सॉफ्ट पैडिंग देकर। सॉफ्ट पैडिंग और एजेस को वहाँ पे साफ करा सकते हैं, जिससे कंटिन्यूस जो फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे इचिंग ना हो। और आप उसको मॉडिफाई भी करा सकते हैं। अगर पहले बनाया है तो बच्चे ग्रोथ के साथ लंबा हो रहा है, हाइट बदल रही है, उसका सर्कमफ्रेंस बदल रहा है मसल का, तो आप उस कैलिपर को मॉडिफाई भी करवा सकते हैं अगर इश्यूज नहीं तो। हाँ जी, एक और क्वेश्चन था शायद। जी, एक प्रश्न आया है वसंत कुमार सुमाल जी का कि व्हाट इज स्पाइना बाइफिडा। हाँ जी, स्पाइना बाइफिडा जो कंडीशन होती है, जैसे कि आप नाम से देख सकते हैं, स्पाइन और बाइफिड नाम यूज किया गया है। स्पाइन जो होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं ना रीढ़ की हड्डी जो होती है हमारी, उसे हम स्पाइन बोलते हैं। वहां पे जैसे ग्रोथ के टाइम पर जो उसका डेवलपमेंट होता है, आप जानते नहीं है तो स्पाइन में जो वर्टिब्रल प्रोसेस होता है पीछे से वो क्लोज होता है ग्रोथ के साथ। अब जब वो क्लोज नहीं हो पाता तो जो स्पाइनल कॉर्ड जो ट्रैवल करती है वर्टिब्रल कॉलम में, वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड होती है। तो वो जब बाहर प्रोट्रूड कर रही होती है, उसके वजह से कितने लेवल तक प्रोट्रूड किया है, बहुत ज्यादा प्रोट्रूड किया है या थोड़ा सा प्रोट्रूड किया है, उसके अकॉर्डिंग स्पाइना बाइफिडा के भी अलग स्टेजेस होते हैं, लेवल होते हैं। तो उसमें जो प्रॉब्लम आती है वो लेवल पे डिपेंड करती है कि किस लेवल पे वो स्पाइनल प्रोट्रूजन हुआ है। अगर वो ऊपर से भी नीचे की तरफ आ गया तो सेरिबेलम की जैसे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, वरना नीचे जैसे कि मान लीजिए थोरासिक लेवल पे है तो उसमें पैर आपको इफेक्टेड मिलेंगे। हाथ बच्चे के अच्छे होंगे और पैर इफेक्टेड होंगे। जितना लोअर लेवल पे होगा, जैसे लंबर लेवल पे है, तो आपको लगेगा कि सिर्फ उसके नीचे वाले लेवल में इन्वॉल्व है, जैसे नीस है, फुट है, वो इन्वॉल्व है, तो बच्चा बैठ तो पा रहा होगा हाथ के सपोर्ट से, लेकिन खड़ा नहीं हो पा रहा होगा। तो हम स्पाइनल बाइफिडा में अलग अलग टाइप के एसोसिएटेड फीचर्स भी होते हैं, जैसे आर्नर की मालफॉर्मेशन, जिसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है। और क्या क्वेश्चन है? जी मैम, एक प्रश्न और आया है सरिता जी का। हाँ ये जी। बता रही हैं कि सीपी बच्चे को सेल्फ ईटिंग कैसे कराएं। बच्चा हाँ 14 साल का है, उसकी पकड़ ठीक नहीं है। ठीक है, जैसे ये बता रहे हैं कि बच्चा 14 साल का और पकड़ ठीक नहीं है, इसमें हमें पता लगाना होगा कि बच्चे का और क्या स्टेज है, बच्चा खुद से बैठ पा रहा है, खुद से खड़ा हो पा रहा है नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंटल लेवल आएगा। जैसे कि बच्चा अगर बैठ पा रहा है तो हम सिटिंग में उसका फोकस कराएंगे कि सिटिंग में उसका हैंड का कोऑर्डिनेशन डेवलप कराने के लिए, हैंड की मूवमेंट डेवलप कराने के लिए, जैसे हम टेबल पे स्टार्ट करना चाहें तो टेबल पे बच्चे की अप्रोप्रिएट हाइट का टेबल लें जिसमें एल्बो सपोर्टेड हो। हम स्टार्टिंग में बच्चे को हेल्प कराएंगे ताकि फोल्डिंग हो। जैसे कि बच्चा पामर ग्रास पे अगर होल्ड कर पा रहा है तो स्पून पामर ग्रास से पकड़े, थोड़ी बड़ी साइज के हम स्पून ले सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट जो खाने का ऑब्जेक्ट है वो हम थोड़ा सॉलिड
स्टेज में ले सकते हैं, जिसे हम उठा के बच्चा खाने की कोशिश करे। तो आप पहले सपोर्ट के साथ कराइए, धीरे धीरे अपना सपोर्ट हटाने की कोशिश कीजिए। और ये डिपेंड भी करेगा बच्चे का कौन सा टाइप का सीपी है, उसमें आपको दिखेगा कि कौन सी दिक्कत आ रही है, बच्चे का हाथ फ्लेल है या फिर स्पास्टिक है, टाइटनेस आ रही है। तो आपको धीरे धीरे बच्चे को ट्रेनिंग देनी है, उसमें मोटर कंट्रोल को डेवलप कराना है। और अच्छे से ट्रीटमेंट के लिए आप एक और फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसमें आप जाके पूछ सकते हैं कि बच्चे का भी क्या स्टेज है, कौन सी थेरेपी पे अभी फोकस करना है, क्योंकि हर बच्चे के लिए एक इंडिविजुअलाइज मैनेजमेंट प्लान चाहिए। हाँ जी सर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, मस्कुलर और तो कोई ऐसा प्रश्न आया नहीं है। एक मस्कुलर अंजू गुप्ता जी ने जो पूछा है, हाँ जी मुझे लगता है कि उनको अपने प्रश्न पर एक बार पुनः विचार करना चाहिए, और दो भिन्न परिस्थितियों को एक में करके कैसे पूछ रहे हैं। थोड़ा सा अंजू जी आप प्रश्न पे देखें। मैम, आप चाहें तो एक बार उन्हें क्लियर कर। हाँ जी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक डिफरेंट कंडीशन है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जो जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट के वजह से होती है। डिस्ट्रोफिन नाम का एक प्रोटीन होता है जिसके बनने में दिक्कत होती है, जिसमें अलग अलग टाइप के मस्कुलर डिस्ट्रोफी होते हैं, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, बेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जिनके अलग अलग प्रोग्नोसिस होते हैं और अलग अलग स्टेज होते हैं। वो एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, जैसे कि हमने बात की थी। सेरेब्रल पाल्सी एक नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, जिसमें दिक्कत आपके ब्रेन डेवलपिंग ब्रेन की वजह से आई है, ना कि मसल के प्रोटीन के वजह से। जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी है मसल प्रोटीन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। नेक्स्ट बहुत क्वेश्चन बहुत सर। धन्यवाद मैम, हाँ आज जी के सर। विषय पर अपने सारगर्भित भाव रखने के लिए और एक बृहत्तम हाँ जी सूचनाओं को, ज्ञानार्जन को प्रदर्शित हुई पीपीटी हाँ को जी प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं श्री अमित सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन किरण के बारे में हमारे सभी प्रतिभागियों को जन जागृति प्रदान करें। श्री अमित सर। Thank you, Pooja madam, for a nice presentation and PPT. Really such थैंक यू a सर। nice presentation. थैंक यू थोड़ा सर। सा इंफॉर्मेशन आप लोग सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। जो अभी आपके स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, जिसका नंबर है 1800-599-0019। ये मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के द्वारा ये मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन चलाया जा रहा है। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, इसमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारी से रिलेटेड साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक ट्रीटमेंट दी जाती है। जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से जो लोग ग्रसित है, या सुसाइडल डिजीज है जिनमें बार बार सुसाइडल, या डिप्रेशन है, पैनिक अटैक है, एंजाइटी है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर इत्यादि जो मानसिक समस्याओं से जो लोग जूझ रहे हैं, वो इस हेल्पलाइन पे फोन करके, ये हेल्पलाइन 24/7 वर्क कर रहा है। आप इस पे अपना साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जो कि एक कंप्लीट टेलीफोनिक सर्विसेज है। ये हेल्पलाइन 13 भाषाओं में काम कर रहा है। तो आप जो भी इंडिया में है, रीजनल लैंग्वेज में भी इस पे आप बात कर सकते हैं। तो आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि ये नंबर अपने मोबाइल में सेव करें और ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा इसको स्प्रेड करें। थैंक यू सो मच। मैं आगे नागेश सर को बुलाना चाहूंगा प्रोग्राम के आगे करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन, जिसके बारे में विस्तृत भाव हमारे श्री अमित सर अभी आप लोगों के बीच में रख रहे थे, यह एक ऐसी पुनर्वासी हेल्पलाइन है जिसका प्रयोग करके हम और आप विभिन्न प्रकार की दुश्चिंतित और विभिन्न प्रकार के मनोरंजित, मन में उठने वाले, चिंतनता को बृहत्ता प्रदान करने वाले समस्यात्मक भावों से निदान पाने के लिए और मन में भर रहे अनावश्यक विचारों के प्रवाह को प्रवाहित करने के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। वर्तमान समय में भिन्न भिन्न पटलों पर दृश्यव्य हो रहा है, देखा जा रहा है कि किसी न किसी रूप में, किसी न किसी भाव से हर एक व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य की पीड़ा से ग्रसित होता जा रहा है। मन में चलते हैं बहुत से भाव, मन में उठते हैं बहुत से बिंदु, लेकिन कहा किससे जाए और कैसे यह सुनिश्चित किया जाए कि जिससे कहा जा रहा है उससे हमें ठीक तरीके से पुनर्वासी भाव मिलेंगे। कैसे हम सुनिश्चित करें
कि हम जिनके समक्ष अपनी समस्याओं को रख रहे हैं उनसे हमें कुशलतापूर्वक निदान मिलेगा। तो प्यारे मित्रों, उन सभी समस्याओं के निदान के लिए, उन सभी मन में चलने वाली व्यथित भावों की समन को प्रदान करने के लिए यह 24/7 मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन, जिसका टोल फ्री नंबर 180059900019 180059900019 आप आवश्यकता पड़ने पर स्वयं प्रयोग करें तथा अन्य और व्यक्तियों को इसकी जागृति से परिचित कराएं, जिससे वो अधिक से अधिक इसका समुचित प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के स्ट्रेस से बाहर और विभिन्न प्रकार के मनोरंजित ऐसे भाव जो भावों को बिगाड़ते हैं उनसे निदान को प्राप्त करें। मैं आप सभी के समक्ष सीआरसी लखनऊ की एक अप्रतिम पहल अर्ली इंटरवेंशन सेंटर शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र की सूचना को भी आपके समक्ष रखना चाहूंगा। आप सभी को बताना चाहूंगा कि सीआरसी लखनऊ में अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की स्थापना हो चुकी है और हमारे अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में हमारे आसपास के विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिका जो विद्यालय पूर्व की अवस्था तथा विद्यालय प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, वे हमारे अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में आकर के शैक्षणिक गतिविधियों में सम्मिलित हो रहे हैं, सेवाओं को प्राप्त कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्लास डिसेबिलिटी शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र के कुछ क्रियाकलाप और उससे संबंधित फोटोज हमने आपको प्रदर्शित किया है। मैं आप सभी से इस बात के लिए आग्रह करना चाहूंगा कि आप हमारे आसपास अथवा हमसे जुड़ने वाले उन सभी अभिभावकों को इस बात से अवेयर करें जिनका बालक विशेष आवश्यकता से युक्त है, जिनको विद्यालय पूर्व की विभिन्न प्रकार की पुनर्वासीय सेवाएं, शैक्षणिक सेवाओं की आवश्यकताएं हैं, जिनको शीघ्र हस्तक्षेपण की आवश्यकताएं हैं। ऐसे अभिभावकों को अवश्य आप परिचित कराएं। वो अधिक से अधिक मात्रा में, चाहे वह विजुअल इंपेयरमेंट से पीड़ित हो, दृष्टिबाधिता से ग्रसित हो, अल्प दृष्टिबाधिता से ग्रसित हो, मानसिक रुग्णता से ग्रसित हो या भिन्न भिन्न प्रकार की हमारी जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत बताई गई दिव्यांगता की श्रेणियां हैं, उसके अंतर्गत चलन दिव्यांगता, मस्कुलर डिस्ट्राफी, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, कुष्ठ रोग से मुक्त, बौनापन, तेजाब हमला पीड़ित, अंधता, अल्पदृष्ट, बधिर, ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति, वाक एवं भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, स्वालीनता, अधिगम दिव्यांगता, मानसिक रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस रोग, एलिसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल कोशिका रोग, बहुत दिव्यांगता, जो 21 प्रकार की दिव्यांगता आरपीडब्ल्यूडी में बताई गई, उनमें से प्रमुख दिव्यांगताएं जिनको अर्ली हस्तक्षेपण या मैं कहूं कि इंटरवेंशन की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे भावों से युक्त अगर आपको कोई बालक दिखता है, कोई बालिका दिखती है, तो आपसे निवेदन रहेगा आप सीआरसी लखनऊ का पता उसे सुझाएं और उन्हें प्रेरणा प्रदान करें कि वे सीआरसी लखनऊ में आकर हमारी जो सेवाएं हैं, जिनमें आपको मैं कुछ विशिष्ट सेवाओं का नाम आपके समक्ष रखना चाहूंगा। केंद्र आधारित सेवाएं, भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास सेवाएं, मनोवैज्ञानिक सेवाएं, भौतिक चिकित्सा, व्यवसायिक चिकित्सा, वाक तथा भाषा चिकित्सा, विशेष शिक्षा, वैश्य स्वावलंबी जीवन, कृत्रिम अंग निर्माण, सामाजिक कार्य सेवा, कौशल विकास कार्यक्रम, अभिभावक सहोदर प्रशिक्षण कार्यक्रम, समुदाय आधारित पुनर्वास, बहिर्गमन एवं विस्तारित सेवाएं, मानव संसाधन विकास, शोध एवं विकास, सहायक उपकरण वितरण, सेवाएं निरंतरता के साथ आप सभी के समक्ष रखी जा रही हैं, आप सभी के बीच रखी जा रही हैं। उन सभी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आप सीआरसी लखनऊ की तरफ हमारे अभिभावकों को
वे अभिभावक जो विशेष आवश्यकता वाले बालक और बालिकाओं से संबंधित है, वे जन जो विशेष आवश्यकता वाले बालक और बालिकाओं के आसपास रहते हैं तथा जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में लगे हैं, विभिन्न प्रकार के पटलों पर सामाजिक चिंतनों को स्थापित करते हैं और विशेष आवश्यकता वाले बालक और बालिकाओं को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे भाव से युक्त पक्षों से, सामाजिक बिंदुओं से आप सीआरसी लखनऊ की सेवाओं का प्रचार प्रसार करें और उन्हें आमंत्रित करें कि वे सीआरसी लखनऊ में आए और अधिक से अधिक हमारी सेवाओं को प्राप्त करें। मैं यहीं पर इस कार्यक्रम को पूर्ण करना चाहूंगा और आप सभी से पुनः इस बात का निवेदन करूंगा कि आप सभी सीआरसी लखनऊ के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में जन जागृति को और श्रेष्ठता प्रदान करें। धन्यवाद देता हूं। आज के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पधारी आदरणीय पूजा गोले मैम को, बर्न्स एंड प्लास्टिक डिपार्टमेंट एम्स न्यू दिल्ली से, उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकारा और हमारे बीच आई। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस कार्यक्रम में पैट्रॉन्स की भूमिका में हमें आशीर्वचन प्रदान कर रही आदरणीय स्मिता जयवंत मैम, निदेशिका PDO NIPBD न्यू दिल्ली का। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं श्री रमेश पांडे जी, निदेशक सीआरसी लखनऊ का, जिनका आशीर्वचन इस कार्यक्रम में हमें मिलता रहा। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जी शंकर गणेश सर का, लेक्चरर PT सीआरसी लखनऊ। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं संतोष कुमार सर का, क्लिनिकल असिस्टेंट सीआरसी लखनऊ, श्री अमित कुमार सर का, क्लिनिकल असिस्टेंट सीआरसी लखनऊ का, जिनके कुशल प्रयासों से यह कार्यक्रम सभी के बीच आया। और मैं बारंबार धन्यवाद करता हूं आप सभी श्रेष्ठ श्रोताओं का, जिनका स्नेह और जिनका सहयोग बौद्धिक आयोजनों की श्रेष्ठता के लिए हमें निरंतरता के साथ मिलता रहता है। और आप सभी की मांग पर, आप सभी की सुझाए गए बिंदुओं पर सीआरसी लखनऊ निरंतरता के साथ विभिन्न प्रकार के बौद्धिक आयोजन, रचनात्मक आयोजनों को आपके बीच रखता जा रहा है। फीडबैक लिंक आपके चैट बॉक्स में पड़ चुका है, आप सभी उसे विधिवत भरें और भरने के पश्चात आप सभी लेफ्ट कर सकते हैं। यह कार्यक्रम यहीं पे पूर्ण किया जाता है। सभी को सादर धन्यवाद।